हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने 31 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज हमारा पार्ट 32 है। अगर हम उसमें देखेंगे तो हमारा आज प्रगतिवादी स्टार्ट हो गया, प्रगतिवादी युग। इससे पहले हमने आधुनिक युग में भारतंत्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग कंप्लीट कर लिया है। और उससे भी पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जिससे एक कनेक्टिविटी हो जाएगी कि हमें किस सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है। जब हम एक तरतीब ढंग से पढ़ाई करते हैं तो हमें पता रहता है हमें कितने स्टेप और चलना है। और एक पढ़ाई का सही तरीका भी यही है कि हमें एक सीक्वेंस में पढ़ना है। और अगर आप देखेंगे कि इसमें सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप ये कह सकते हैं प्रश्नों का खजाना है, आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाएंगे। ये प्रश्न इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ, ये प्रश्न आज आप सिर्फ देखेंगे नहीं, आप एक बार या दो बार वीडियो देखेंगे, उसमें आपको सारे प्रश्न 100% याद हो जाएंगे। आपको इस ट्रिक से मैं समझाऊंगी, आपको ऐसे पढ़ाऊंगी जिससे आपको याद हो जाए। साथ ही साथ मैं मोस्ट फैक्ट जो है उनको भी बताऊंगी, और जितनी भी कंफ्यूजिंग रचनाएं हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हर बार की तरह मैं आपको बोलती हूँ कि अपना कॉपी और पेन निकाल के रखिए, जिससे आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो इसे हम नोट कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रगतिवादी युग में सबसे पहले हमने क्या लिया है। छायावादी युग में लगभग 500 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी लगभग 9 से 10 वीडियो बनी हुई है। आज हम प्रगतिवादी स्टार्ट हमने किया है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, अगर आप देखेंगे कि निम्नलिखित रचनाएं दी गई हैं, और यहाँ आपको क्या पूछा गया है, विधा पूछी गई। ठीक है, विधा का क्या मतलब होता है कि हमारा हिंदी जो है, पहले तो अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो इतना तो हमें पता होगा कि विधा क्या कहलाता है। विधा जो है एक आपका काव्य खंड है और एक आपका गद्य खंड है। हिंदी में जो हमारा गद्य खंड है वो हमारा आधुनिक काल में प्रारंभ हुआ है, भारतंत्र युग से। गीत जो आपका कविता है, गीत है, दोहा है, चौपाई है, सोटा है, छंद है, ये सब की सब काव्य रचनाएं हैं। इनको पद्यात्मक रचना भी कहते हैं। इसके साथ अगर हम देखें, निबंध, कहानी, उपन्यास, जीवनी, चलचित्र, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, संस्मरण, ये सारी की सारी विधाएं किसकी हैं, गद्य की विधाएं। तो ये हमारे विधाओं के ऊपर हमने जिसको पता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं पता है तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि विधा क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर रचनाओं की विधा पूछी गई है, तो एक साथ हम लगभग 53 क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं, और 50x2 यानी कि 100 क्वेश्चन हम इस आने वाले 15 से 20 मिनट में अभी के भी याद कर लेंगे। तो इसमें हमें रचनाएं याद हो जाएंगी, रचनाओं की विधाएं याद हो जाएंगी। देखते हैं कैसे ट्रिक के सब पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी स्टेट में यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, या टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, DSS भी कहीं से भी आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य आप पढ़ रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण सीरीज बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाली है। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा कि दिनकर कृत कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र हम थोड़ा थोड़ा इसमें ट्रिक पकड़ेंगे, किस तरीके से हम याद रखेंगे। दिनकर में आप देखेंगे, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में क्षेत्र, जब हम कोई क्षेत्र में जाते हैं ना तो हम कहते हैं सुबह चलेंगे, दिन में चलेंगे, दिन में चलेंगे, क्षेत्र देखने कहाँ चलेंगे, दिन में। ठीक है, तो ये क्या है, एक काव्य रचना है, किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। तो एक साथ दो प्रश्न तैयार किए। कुरुक्षेत्र रचना किसकी, कुरुक्षेत्र रश्मिरथी। ठीक है, ये सारी सारी किसकी, दिनकर जी की रचना है। और ये क्या है, विधा के रूप में अगर देखेंगे तो काव्य है। नेक्स्ट है माखन लाल चतुर्वेदी, इसमें हमें माखन पकड़ना है। ठीक है, युगों पहले भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। ठीक है, और वो क्या खाते थे, माखन। यशोदा के लाल क्या खाते थे, माखन। युगों पहले यशोदा मैया क्या खिलाती थी, माखन खिलाती थी। और आज हम क्या करते हैं, इस युग में भगवान के चरणों में माखन और मिश्री अर्पण करते हैं। ठीक है, यही पढ़ते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काव्य। ये भी हमारा क्या है, काव्य है। नेक्स्ट है रेणुकृत मैला आंचल। यहाँ पर देखेंगे आप, मैला आंचल, इसको आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रचना है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है रेणु, सबसे पहले तो रेणु कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, जो कई सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन है, तो ये है आपका मैला आंचल। किसने लिखा है, मैला आंचल के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ठीक है, उन्हें आंचलिक कथाकार कहा जाता है, फणीश्वर नाथ रेणु को। तीन तीन प्रश्न बन गए हैं। चौथा प्रश्न आपका क्या बन जा रहा है, कि मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, वो किस विधा में लिखा गया है, तो वो आपके उपन्यास में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मुक्तिबोध, एक रचना भी है मुक्तिबोध। ठीक है, यहाँ पर राइटर है ये मुक्तिबोध। मुक्तिबोध एक रचना जो है अंधेरे में। ठीक है, मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध भी एक रचना लिखी हुई है। ठीक है, तो मुक्तिबोध राइटर है यहाँ पर, इन्होंने एक रचना लिखी है अंधेरे में।
तो आपको बताना है ये विधा क्या है, लंबी कविता है, आलोचना है, नाटक है, संस्मरण। आप अपने आंसर भी टिक लगाते जाइए, जिससे आपको पता रहेगा कि मेरी तैयारी कितनी है, कि मेरी स्थिति जो है कितने पानी में है ना, कितनी तैयारी और करनी है। तो ये है आपका, देखो मुक्ति पानी है। मुक्ति का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखो कि इस पृथ्वी पर सब अंधकार में, हम सबको क्या चाहिए, मुक्ति। जितने भी प्राणी है इस पृथ्वी पर, हर किसी को क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। और ये जीवन क्या है हमारा यहाँ पर, ये एक तरीके से कहते हैं ना कि मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक अंधेरे में है, भगवान का जो धाम है, परमात्मा का जो धाम है, वो कैसा उजाला है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ ये पृथ्वी अंधेरे में, मुक्ति में है। तो हम यहाँ पर लंबी कविता, हमारे जीवन की जो लंबी कविता है, हमारे जीवन की लंबी कविता अंधेरे में है, इसलिए हमें क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। हमारे जीवन की लंबी कविता अंधेरे में है, इसलिए हमें क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैनेन्द्र कृत सुनीता। अब यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, देखो एक तो रचना आपको याद रखनी, विधा याद रखनी है। जैनेन्द्र जी, ठीक है, इन्होंने सुनीता को क्या, जैसे आप देखते हो कि किसी वर्क प्लेस आप काम कर रहे हो और वो वर्क प्लेस आपको पसंद नहीं आता है ना, तो आप क्या सोचते हो, मैं यहाँ से रिजाइन दे दूँ, ऐसा होता है ना, कि वहाँ से रिजाइन दे के वहाँ चले जाते हो। आज पहले तो लोग प्राइवेट, आजकल तो लोग गवर्नमेंट जॉब में भी रिजाइन देके चले जाते हैं, क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पे वो अच्छे ढंग से काम कर सकें। तो जैनेन्द्र ने सुनीता को क्या एक सलाह दी है कि सुनीता परख फिर त्याग पत्र, परख सुनीता त्याग पत्र, एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, परख सुनीता त्याग पत्र। रिपीट करेंगे, सिर्फ बोलना नहीं, बैठना नहीं, सुनते नहीं रहना, रिपीट भी करना, परख सुनीता त्याग पत्र। तो जैनेन्द्र ने क्या कहा कि सुनीता पहले परख लो फिर त्याग पत्र दो, ठीक है। ये जैनेन्द्र जी के क्या है, उपन्यास है, मोस्ट उपन्यास है, तो 3 उपन्यास आपने एक साथ पढ़ लिए। जैनेन्द्र ने क्या कहा सुनीता से, सुनीता पहले परख लो फिर त्याग पत्र दो, ये है उपन्यास। नेक्स्ट है अज्ञे। अज्ञे का क्वेश्चन लास्ट 2018 में डीएसएसबी में पूछा गया था कि अज्ञे जो है किसका नाम है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे, ये अज्ञे का पूरा नाम है, जो कि पूछा गया था। इनकी रचना है स्मृति लेखा। स्मृति रेखा, स्मृति लेखा अलग अलग है, ध्यान देना, लेखा है, स्मृति रेखा नहीं है, स्मृति रेखा दूसरा है, ठीक है, दूसरी रचना है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय क्वालिटी पढ़िए आप। अगर आपने इन प्रश्नों को पढ़ लिया तो ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं होता है, आप अच्छे ढंग से पढ़िए, जो आपकी स्मृति में रहें, आप कंफ्यूज ना रहें, जो पढ़ें सटीक पढ़ें। तो यहाँ पर क्या अज्ञे ने स्मृति लेखा लिखा है, ना कि स्मृति रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर अज्ञे कृति क्या है, स्मृति लेखा। अब देखिए कि स्मृति मतलब क्या होता है, हमारी याद समझो स्मृति, ठीक है। स्मृति में जैसे मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हो, तो हमें बार बार स्मृति में रह जाए, हमारी हमें याद रहे, हमारी स्मृति में रहे, जो भी हम पढ़े स्मृति में लिख जाए, स्मृति लेखा स्मृति में लिख जाए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार स्मरण करना पड़ेगा। स्मरण का मतलब क्या होता है, याद करना, दोहराना, बार बार स्मरण करो, स्मरण करो। तो स्मरण जब हम करेंगे तो हमारी स्मृति में लिख जाएगा, जो किताबों में लिखा है वो कहाँ लिख जाएगा, स्मृति में लिख जाएगा। तो ये अज्ञे कृत स्मृति लेखा अज्ञे जी का है, रचना याद होगी आपको किसकी है। और विधा क्या है, संस्मरण। संस्मरण लिख के भी ऐसे ही जाते हैं कि जो भी कुछ राइटर कहीं पर उसकी संस्मरण यानी कि स्मृति में होता है, उसके आधार पर लिखता है, तो वो संस्मरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अज्ञे कृत आत्मनेपद। आत्मनेपद क्या है, देखो आत्मनेपद, आत्म खुद के बारे में, आत्म अवलोकन करना बोलते हैं, आत्म अवलोकन। तो आत्म अवलोकन हम सबको पता है कि हमारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, और अपनी कमियों को हमें कैसे दूर करना है। तो आत्मनेपद, ठीक है, खुद का अज्ञे। तो ये क्या है, आलोचना करनी, खुद के बारे में आलोचना करनी। आलोचना का मतलब कई लोग क्रिटिसाइज समझ लेते, क्रिटिसाइज नहीं होता। आलोचना का मतलब होता है कि आप जिस फील्ड की आलोचना करने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, सारा ज्ञान आपको है, उसमें आप एक्सपर्ट हैं, तभी आप उसकी आलोचना कर सकते हो। मतलब आप उसके सारे पॉजिटिव फैक्ट, नेगेटिव फैक्ट, सब कुछ आपको बताना है, वो है आलोचना। यानी कि जो रचना है, जो भी आप उसका पूरा एक तरीके विश्लेषण करना, वो कहलाता है आलोचना। और अपने बारे में तो हम विश्लेषण कर सकते हैं ना, तो आत्मने, ठीक है, आत्मा खुद का, क्योंकि हमें तो पता ही रहता है अपने बारे में, इसलिए आत्मावलोकन क्या है, आलोचनात्मक रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु। अभी पूछा गया था रेणु कौन है, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी, इनका दीर्घ तपा, ठीक है, दीर्घ तपा, ये भी क्या है, इनका एक उपन्यास है। ये देखिए आप किस तरीके से आपने रचनाओं को एक बार पढ़ा और आपको याद हो गया। मैं कहती हूँ आपके पास जब भी ये प्रश्न आएंगे 100% आप इनको लगा पाएंगे आंसर। एक या दो बार वीडियो सुनने पर आप 100% कभी गलत नहीं करेंगे, जिस तरीके से आप अभी पढ़ रहे हैं। ये समस्या मेरे साथ आई थी जब मैं तैयारी कर रही थी, तो बहुत सी रचना मैं पढ़ रही, बार भूल जा रही, पढ़ रही, फिर गलतियां हो जा रही, जैसे स्मृति रेखा मैंने यहाँ पर पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, इस तरीके से बार बार गलतियां आ रही, तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा कैसे तैयारी करूँ, तो मैंने फिर ध्यान से इन चीज़ों को समझा और थोड़ा सा मैंने इसमें गहन अध्ययन किया। फिर मैंने देखा कि हम प्रश्न में ही आंसर को छिपा सकते हैं, वो देख सकते हैं, मतलब प्रश्न से ही हमें कॉपी करना है, इस तरीके से अपनी कुछ ट्रिक के साथ उसे जोड़ देना है, जिससे हमें वो लंबे समय तक याद रहे और हमें सफलता मिल जाए। और ये ट्रिक मेरे लिए इतनी कामयाब रही कि मुझे सफलता मिली। पिछले 10 साल से मैं टीचिंग कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे से रचनाएं याद रहे, और हमेशा आप देखेंगे ये जब भी प्रश्न आपके सामने आएगा आपको याद रहेगा, आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। प्रश्न आते ही आपको ऑप्शन देखने तो नहीं पड़ती है, आपको तुरंत आंसर याद आ जाएगा।
तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय। अब यहाँ पर देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय, 4 अध्याय मतलब 4 चैप्टर। अब भाई आपको एक दिन में 4 अध्याय पढ़ने, वो भी संस्कृत के पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, दिन रात पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। केवल आप सोचो दिन में पढ़ लें, उससे नहीं, भाई दिन में पढ़ना पड़ेगा, रात में। एक दिन में 4 अध्याय आपको पढ़ने हैं। तो क्या हो जाएगा, दिनकर कृत है संस्कृत के 4 अध्याय, और ये पूछा गया है, ये आपकी विधा कौन सी आपको बताना है। तो ये क्या है, आलोचना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बच्चन कृत आरती और अंगारे, ठीक है। आरती और अंगारे अब आपको बताना है ये, ठीक है। ये क्या है, एक कविता है। आरती जो है कविता बहुत अच्छी गाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। राम कुमार वर्मा कृत चारुमित्रा। देखो, राम कुमार, राजकुमार, राम जो राम थे, भगवान राम, उनके 4 भाई थे। कौन कौन थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ठीक है। चारों कुमार, राजकुमार, राम और बाकी भाई जो उनके, तो राम कुमार यानी कि चारों भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारु मित्रा, चारों भाइयों में कैसी थी, मित्रता थी। तो राम कुमार वर्मा की रचना कौन सी, चारुमित्रा। चारुमित्रा के चारों में मित्रता थी, चारों मित्र, चारों मित्र, मित्र राम कुमार वर्मा की, ठीक है। याद हो गया। अब पूछा गया काव्य मतलब इसकी विधा क्या है, काव्य है, उपन्यास है, कहानी है, या फिर एकांकी है। अब इसी से निकालिए, देखो जरा, इसी में आंसर छिपा हुआ। राम कुमार वर्मा यानी कि राम कुमार, जो चारों कुमार थे, चारों कुमार थे, चारों में क्या थी, मित्रता थी, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये है एकांकी, चारों एक रहते थे, चारों एक रहते थे, मतलब हमेशा वो प्यार से एकजुट में रहते थे। कभी भी वर्तमान की तरह आप नहीं देखेंगे कोई भाई कहीं कोई तरह बातें लड़ जाते हैं, ऐसा नहीं था। वो चारों भाई बड़ी ही उनमें मित्रता, स्नेह, प्रेम था, तो चारों एक रहते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है चंद्र शर्मा गुलेरी, ठीक है। गुलेरी जिनका अपना विक्रमोवर्षी। अब इसे अगर हम तोड़ देंगे, विक्रम कर देंगे और यहाँ पर उर्वशी कर देंगे, विक्रम और उर्वशी, तो यहाँ पर आ और उ, आ और उ मिलकर क्या बन गया हमारा, ओ। तो ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि, विक्रमोवर्षी, तो विक्रम और उर्वशी, ठीक है। गुलेरी जी ने क्या कहा, चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने विक्रम और उर्वशी को क्या दिया लिखने के लिए, एक निबंध लिखने को दिया, और ये बोला देखते हैं कौन अच्छा निबंध लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर विक्रमोर्वशी जो है वो पूछा गया है आपसे क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, निबंध है। विक्रम और उर्वशी को निबंध लिखने को दिया गुलेरी जी ने, और बोला कि भाई दिखाओ कौन सबसे अच्छा लिखकर निबंध लाया है। नेक्स्ट है श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। अब देखो, श्रीलाल अपने दरबार में बैठे हुए हैं, श्रीलाल कहाँ बैठे, लाल, भाई लाल, ठीक है। अपने दरबार में बैठे हैं, और क्या बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं, उपन्यास पढ़ते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत 60 वर्ष, 60 वर्ष एक रेखांकन, पूरी रचना, ये रचना नाम। तो ये क्या है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। सुमित्रा नंदन, इसको हम अलग अलग करते हैं, सुमित्रा, ठीक है, और नंदन। सुमित्रा के नंदन कौन थे, बताइए जरा, कौन थे, लक्ष्मण जी। तो सुमित्रा नंदन, सुमित्रा के नंदन जो थे लक्ष्मण जी, वो कहाँ गए थे, भगवान राम के साथ 14 वर्ष के वनवास चले गए थे। अब एक आप सोचिए कि माँ, तो माँ कह रही है 14 वर्ष नहीं थे, मेरे लिए वो 60 वर्ष के बराबर थे। लोगों के लिए होंगे 14 वर्ष, लेकिन मेरे लिए तो, मैं तो माँ हूँ, मेरे लिए वो 60 वर्ष के बराबर थे। ये माँ जो है अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, कोई भी माँ, उसका बच्चा अपने से जब दूर जाता है तो कितना से, तो वही कह रही कि सुमित्रा नंदन, वो कह रही कि मेरा नंदन जब गया था वो 14 वर्ष नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई 60 वर्ष हो गए। ये आत्मकथा, जो आत्म पीड़ा मैंने अपने बच्चे के लिए, मतलब अपने नंदन के लिए, तो आत्मकथा, ये क्या है, आत्मकथा, ठीक है। याद हो गया कि सुमित्रा नंदन यानी कि सुमित्रा के नंदन कहाँ गए थे, 60 वर्ष लगभग, वो कह रही आत्मकथा, मुझे तो ऐसा लगता है कि 60 वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए नहीं गए थे। नेक्स्ट है पंतकृत रजत शिखर, रजत शिखर, अगर हमें किसी शिखर पे पहुंचना है, अगर हमें शिखर पे पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, बताइए जरा। शिखर पर पहुंचने के लिए, ऊंचाई पर, पीक पे पहुंचने के लिए, हमें इस परीक्षा में टॉप पे आना है, शिखर पे आना है, तो नाटक वाटक नहीं करना पड़ेगा भाई, कि हम सिर्फ किताब खोल के नाटक कर रहे हैं बैठे, दिखावटी नाटक कर रहे हैं, नहीं, काव्य नाटक करो, कोई आ रहा है तो हम गा के नाटक करने लगे, ऐसा होता है ना, काव्य नाटक, गा के नाटक कर रहे हैं, गाना किस में आ गया, काव्य में, और नाटक करने कोई आ गया, मम्मी पापा देख रहे हैं या कोई और देख रहा है, तो हमने क्या किया, बस किताब खोल के हम उसको गाने लगे, ठीक है, कि हम देखो पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कोई नाटक वाटक नहीं करना है, आपको क्या करना है, जम के तैयारी करनी है, एकदम बढ़िया तरीके से दिखाना नहीं किसी को, नाटक नहीं करना है, काव्य नाटक। तो याद हो जाएगा आपको, रजत शिखर किसकी रचना, वो विधा क्या है, काव्य नाटक, रचना किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत जी की। नेक्स्ट निराला रविंद्र कविता कानन, रविंद्र कविता कानन आपको बताना है कि ये विधा क्या है। तो ये है आपकी समीक्षा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल में पहली बार अगर आप हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निरालाकृत अलका,
अलका जो है आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर निराला जी, भाई इतने निराले थे कि सारे के सारे इन्होंने अपने उपन्यासों के नाम क्या रख दिए, अलका, निरुपमा, प्रभावती। अलका, निरुपमा, प्रभावती, लड़कियों के नाम है अलका, निरुपमा, प्रभावती। तो ये निराले थे भाई, एकदम निराले। उपन्यासों के नाम क्या रख दिए, अलका, निरुपमा, प्रभावती। एक साथ रिपीट करिए, अलका, निरुपमा, प्रभावती। नेक्स्ट है निरालाकृत। अब भाई सुकुल की बीवी तो बड़ी निराली है, सुकुल की बीवी बड़ी निराली है। क्यों कि जब देखो कोई ना कोई कहानी बनाती रहती है। गाँव में देखा मुकेश की बीवी, रमेश की बीवी, इसकी बीवी, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। अगर किसी का नाम है तो बुरा मत मानिएगा, जस्ट हमें याद रखना अपनी रचना को, और कुछ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए किसी के नाम से बोलते ना, उसकी बीवी, तो क्या यहाँ पर क्या बताया गया कि निराला जो है, सुकुल की बीवी बड़ी निराली है। क्यों निराली है, जब देखो कोई ना कोई कहानी बनाती रहती है। तो सुकुल की बीवी क्या है, कहानी है। किसकी है, निराली है, मतलब निराला जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मधुस्रोत। आपको बता रहे हैं मधुस्रोत क्या है, कविता है, आलोचना है, कहानी है, या फिर नाटक है। आपको बताना है मधुस्रोत क्या है, ये है आपकी कविता। मधुर मधुर कविता गाना, मधुर कविता में ही मधुर स्रोत निकलते हैं, ठीक है। तो स्रोत जो है मधुर स्रोत कहाँ निकलते हैं, कविता में। नेक्स्ट, भगवती षड वर्माकृत, प्रेम संगीत। प्रेम के संगीत हम क्या करते हैं, कविता में पिरो देते हैं। क्या करते हैं, कविता में पिरो देते हैं। कोई भी आप देखते हैं कि लोग शायर बन जाते हैं, कुछ भी कविता गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये प्रेम संगीत। नेक्स्ट, हरवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं। हरवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं, ठीक है, ये कौन है, अमिताभ बच्चन के पिताजी। ये कह रहे हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। मैं तो एक साहित्यकार हूँ, मैं एक लेखक हूँ, और मेरा बेटा किसमें जा रहा है, ये सिनेमा में जा रहा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, इस तरीके से आप बस याद रख लीजिए। तो ये क्या है, इनकी आत्मकथा है, ठीक है। और कितने भागों में है, कितने खंडों में हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है। नेक्स्ट, निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी आपको बतानी है। भाई कहीं आपको चीड़ों पर जाना है, चीड़ों पर चांदनी देखने जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, यात्रा करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपको चांदनी देखने को नहीं मिल जाएगी। नेक्स्ट है अज्ञकृत अद्यतन, अद्यतन, ठीक है, ये क्या है, आपकी आलोचना है। नेक्स्ट, रमेश त्रिपाठी, रामरेश त्रिपाठी कृत 30 दिन। अब यहाँ पर देखो रामरेश त्रिपाठी जी, एक व्यक्ति है रामरेश त्रिपाठी जी, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि मैंने मालवीय जी के साथ, मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, मालवीय जी के साथ कितने दिन बिताए, 30 दिन, ठीक है। तो मतलब वो ऐसे नहीं करे 1 महीना, 30 दिन, मतलब मुझे एक एक दिन का मुझे हिसाब पता है कि हमने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या किया। मालवीय जी के साथ बिताए हुए 30 दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, स्मरण है मुझे, क्या है, मुझे स्मरण है। अब स्मरण है तो क्या हो जाएगा, संस्मरण, ठीक है। नेक्स्ट है मैथिली षड गुप्तकृत भारत भारती, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। इस रचना से कई सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं कि मैथिली षड गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्र कवि की उपाधि उनको कहाँ से मिली, इसी रचना से मिली है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में डीएसएसबी के एग्जाम में कि मैथिली गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी, तो दी थी गांधी जी ने। किस रचना पे दी थी, भारत भारती पे दी थी, ठीक है। और ये रचना कैसी है, एक काव्य रचना है। नेक्स्ट, जगन्नाथ दास रत्नाकर समालोचना दास। अब समालोचना दास के नाम से और भी लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब कंफ्यूजन मत होना। अगर जगन्नाथ दास रत्नाकर की पूछी जाए, ठीक है, जो कि ब्रज भाषा में है, आपको बताना है कि ये जो रचना है वो विधा क्या है, ठीक है, आपको इसकी विधा बतानी है। ये समालोचना है। अब देखो कई बार क्या होता है ना, हम लापरवाही से पढ़ लिया, या ध्यान नहीं दिया, या फिर हमने पढ़ा नहीं, हम तुक्का मारना चाह रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें समालोचना भी दिया हुआ, ठीक है। और लोग सोचेंगे अरे समालोचना है तो समालोचना होगी, इसी पे टिक लगा देते हैं, लेकिन ये क्या है, ये कविता है, ठीक है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद लहर। अब देखो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर जी की, शंकर जी के उससे क्या निकल रही है, जटाओं से गंगा, गंगा की लहर निकल रही है, किसके, शंकर जी की, जय हो शंकर की, ठीक है। तो शंकर जी की जटाओं से क्या निकल रही है, गंगा की लहर निकल रही है। तो याद हो जाएगी झरना आंसू लहर, झरझर झरझर, झरना से झरना हो जाएगा, झर रही है क्या, गंगा की लहर, ठीक है, झरना आंसू लहर का मायनी। ये इनके काव्य संग्रह हैं, क्या है, काव्य संग्रह। नेक्स्ट है श्याम सुंदर दास, हिंदी कोविद रत्नमाला, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। ये क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा था, ये रचना किसकी है, ठीक है। हिंदी कोविद रत्नमाला जो है आपको रचना बतानी है किसकी है, जीवनी है, आलोचना है, रेखा चित्र है, संस्मरण है। तो ये क्या है, जीवनी है, श्याम सुंदर दास जी की, ठीक है। नेक्स्ट है निरालाकृत आराधना। निराला ने आराधना, अड़िमा, नए पत्ते, कुकरमुत्ता, ये सब निराला की रचना है। आपको बताना है कि इसकी विधा क्या है, आपको इसकी विधा बतानी है। तो ये क्या है, काव्य है। नेक्स्ट, रामनेश त्रिपाठी। देखो रामनेश त्रिपाठी, इसको थोड़ा सा स्टार लगा लीजिए, ठीक है। इसमें भी हम थोड़ी गलती कर सकते हैं, जैसे तुलसीदास है, ठीक है। केवल अगर तुलसीदास पूछा जाए तो निराला जी ने लिखी है, तुलसीदास रचना जो है वो निराला जी ने लिखी है।
और रामनेस त्रिपाठी ने क्या लिखा है, तुलसीदास और उनकी कविताएं, ठीक है, और उनकी कविताएं, ये बताना है कि ये किसने है, तो ये है आपका आलोचना। नेक्स्ट है हमारा मैथिली षडगुप्त कृत भारत भारती, मैथिली षडगुप्त लिखा भी पूछा था, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये क्या है हमारा काव्य। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन की उपाधि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही मिली है, ठीक है, तो ये इनका क्या है, नाटक है, निबंध है, कहानी है, क्या है, तो ये इनका क्या है, निबंध है। नेक्स्ट है निराला कृत बिल्लेश्वर बकरिया, ठीक है, बिल्लेश्वर बकरिया, आपको बताना है कि ये क्या है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, या फिर रेखा चित्र है, तो आपको आंसर बताना है कि क्या है, ये है आपका रेखा चित्र। नेक्स्ट है शमशेर बहादुर, ये देखो यहाँ पर बहुत अच्छे, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, प्लॉट का मोर्चा अगर पूछा जाए किसकी रचना है, तो शमशेर बहादुर की। भाई जो शेर है, जो बहादुर है, ठीक है, जो शेर है, बहादुर है, वो किसी के प्लॉट को भी कब्जा कर लेता है, किसी के प्लॉट पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। भाई शेर बहादुर इंसान है, वो शेर के जैसा बहादुर है, तो किसी भी प्लॉट पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है। अब जब भाई कमजोर व्यक्ति का कब्जा कर लिया, तो बेचारा कहाँ पहुंच गया, रिपोर्ट करने के लिए। रिपोर्ट से हमारा बना है रिपोर्टाज, जिस प्रकार रिपोर्ट में हम टू द पॉइंट लिखते हैं, समय, तिथि, वो सही सही, तो वही हमारे रिपोर्टाज में भी होता है, ठीक है, तो रिपोर्ट से बना है रिपोर्टाज। तो यहाँ पर भाई शमशेर बहादुर, एक शेर के जैसा बहादुर व्यक्ति ने क्या किया, किसी कमजोर व्यक्ति के प्लॉट पर, ठीक है, प्लॉट लिया भाई उसने महंगा, 1 करोड़ का प्लॉट लिया था, तो बेचारा कहाँ पहुंच गया, रिपोर्ट करने, तो रिपोर्टाज। यशपाल कृत सिंहावलोकन, ठीक है, सिंहावलोकन यशपाल की रचना है, आपको बताना है कि इसकी विधा क्या है, ये है आपके आत्मकथा। नेक्स्ट है दिनकर जी की, ये दोनों ही प्रश्न आप देखेंगे ध्यान से, जितनी भी कंफ्यूजिंग रचना मैंने सारी की सारी इसमें ली हुई है, अगर आप ये सीरीज कंप्लीट कर लेते तो आप समझिए आपका बहुत अच्छा एक लेवल बन जाएगा, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जब भी आप अपनी बुक वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है आप पढ़ेंगे, साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ मेरा स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ गया है, अच्छा हो गया है, अब मैं क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेंड कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अर्धनारीश्वर, अगर ये पूछा जाए, देखो 2 तरीके से प्रश्न इसमें आएगा, अगर ये पूछा जाए अर्धनारीश्वर दिनकर जी की रचना विधा क्या है, ठीक है, अगर पूछा जाए अर्धनारीश्वर उपन्यास क्या है, या फिर एकांकी क्या है, कविता क्या है, निबंध क्या है, इस तरीके से फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये क्या है। तो ये आपको बताना है कि अर्धनारीश्वर दिनकर जी ने जो लिखा है वो क्या है, दिनकर जी ने क्या लिखा, निबंध लिखा है, दिनकर जी ने क्या लिखा, निबंध। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए अर्धनारीश्वर निबंध किसका है, और ऑप्शन में विष्णु प्रभाकर जी भी होंगे और दिनकर जी भी होंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि इनका क्या है, निबंध, किसका, दिनकर जी का, ठीक है, दिनकर जी का क्या है, निबंध। अब विष्णु प्रभाकर जी ने अर्धनारीश्वर लिखा, इन्होंने भी अर्धनारीश्वर से लिखा है, तो इन्होंने किस रूप में लिखा, विधा क्या है, तो इनकी विधा क्या है, उपन्यास। देखो विष्णु जी की कैसे याद रख सकते हो, अगर हमें अर्धनारीश्वर, ठीक है, निबंध है इनका, लेकिन एक याद रख लो विष्णु जी की, तो भाई विष्णु जी के बारे में अगर हम कुछ बताएंगे तो वो छोटी मोटी कहानी निबंध नहीं बता सकते, उसके लिए तो उपन्यास लिखना पड़ेगा, भगवान विष्णु के अवतार उनकी बारे में लिखना पड़ेगा, तो उपन्यास में होगा, कहानी निबंध नहीं हो सकता पूरा, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा बताइए तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर, इन्होंने कबीर दास को क्या बोला, बाड़ी का डिक्टेटर कहा है, ये पूछा जाता बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको कहा है, ये बोला है कबीरदास जी को। तो ये इनकी क्या है, कविता, आलोचना, निबंध, या फिर कौन सी रचना है, तो यह है इनकी आलोचना, ठीक है। नेक्स्ट है राम कुमार वर्मा कृत एकलव्य, एकलव्य आपको बताना है कि ये क्या है, एकलव्य आपको रचना जो है वो क्या विधा के रूप में, ये है आपकी कविता। नेक्स्ट है निराला कृत सांध्य काकली, सांध्य काकली जो है वो क्या है, ये है आपका एक काव्य। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती जो अंधा युग है वो इनका क्या है, धर्मवीर भारती का। अब क्या है, गीत नाट्य, ये क्या है आपका, गीत नाट्य है, ठीक है, गीत नाटक लिखा, गीत नाट्य के रूप में आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, या गीत नाटक भी हो सकता है, तो गीत नाट्य है, ये क्या है, ठीक है, ये जो है धर्मवीर भारती जी का है, गीत नाट्य है। नेक्स्ट हमारा दुष्यंत कुमार कृत एक कंठ बिस्पाई, एक कंठ बिस्पाई क्या उपन्यास है, कहानी है, या गीत नाट्य है, तो ये भी हमारा क्या है, गीत नाट्य है, या फिर यहाँ पर आपको काव्य भी मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सुरेंद्र वर्मा कृत द्रौपदी, देखो भगवान जो द्रौपदी थी भगवान कृष्ण की बड़ी भक्त थी, ठीक है, तो सुरेंद्र वर्मा, तो उन्होंने कोई नाटक वाटक नहीं किया था, वो सच में भगवान की बड़ी भक्त थी, इसलिए भगवान ने उनकी क्या की थी, मदद की थी। द्रौपदी जो है भगवान की बड़ी भक्त है, नाटक नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, ठीक है, सुरेंद्र कह रहा है मुझे चांद चाहिए, ठीक है, मुझे चांद चाहिए, तो आपको बताने की रचना जो है वो क्या है, एक उपन्यास है। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि मुझे चांद चाहिए पर हिंदी साहित्य का कौन सा पुरस्कार मिला हुआ। नेक्स्ट विष्णु प्रभाकर का धरती अब भी घूम रही है, देखो विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, तब से लेकर हम सबको कहानियों के रूप में बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान, ठीक है,
देवता हैं, और इस तरीके से धरती अब भी घूम रही है, तब भी घूम रही थी धरती, आज भी घूम रही है। तो ये कहानियों के रूप में हम सब ने हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, तो जो हम किताबें पढ़ते हैं वो पौराणिक कथाएं, जो पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी उन्होंने कहानियों के रूप में सब कुछ, महाभारत की, रामायण की, पृथ्वी के बारे में सब कहानियों के रूप में पता है। तो धरती अब भी घूम रही है, कहानी है, ठीक है। मधुकर कृत लहू पुकारे, लहू पुकारे आपको बताना है कि ये क्या है, ये है आपकी कहानी। नेक्स्ट है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या है बाण भट्ट की आत्मकथा, ये है इनका उपन्यास। नेक्स्ट है अज्ञेय कृत अपने अपने अजनबी, भाई अपने अपने अजनबी, ठीक है, आपको बताना है अपने अपने अजनबी ये विधा क्या है, विधा के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट है देवराज की डायरी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइए। देवराज की डायरी, अब देखिए इसमें डायरी शब्द लिखा है, यहाँ पे डायरी दिया हुआ है, तो आपको लगेगा भाई डायरी आंसर, लगा देते हैं डायरी। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें बहुत बार कि अजय की डायरी किसकी रचना है, तो देवराज की है, ठीक है। और वहाँ ऑप्शन में जब अजय की डायरी पूछा जाए अजय भी दिया होगा, अजय भी ऑप्शन दिया रहेगा कि अजय की डायरी रचना किसकी है, तो नीचे देवराज, अजय ऐसे नाम होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, देवराज की है, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि विधा क्या है, तो यार डायरी दे दिया, ये डायरी नहीं है, ये उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट है नरेश मेहता कृत समय देवता, समय देवता, भाई समय ही देवता है। एक बार जैसे आप देखेंगे अभी समय जो चल रहा है आपका, एक बार आपने जो चांस खो दिया फिर दोबारा नहीं मिलेगा, समय रहते ही उस सफलता को, उस लक्ष्य को, उस आपको मुकाम को हासिल करना है। समय बहुत बलवान है, समय देवता है, ठीक है। तो आपको अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है जिससे आपको सफलता मिल जाए, क्योंकि बार बार चांस नहीं आते, एक बार आपने चांस खो दिया तो चांस मौका, फिर मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए समय को बर्बाद नहीं करना, समय क्या है, देवता है, बोलते ना टाइम इज मनी, सब कुछ बोलते हैं समय, क्योंकि समय ही सब कुछ है। तो ये समय नरेश मेहता का समय देवता है। आपको बताना है कि विधा के रूप में क्या है, कविता है। नेक्स्ट किस दशक के पश्चात कविताओं की नई कविता, आप देखिए 1918 से लेकर 1936 तक का छायावादी हो गया, 1936 से लेकर आपका प्रगतिवादी स्टार्ट हो जाता है, फिर 42 के बाद 1936 से 42 तक यानी कि 42 तक आपका प्रगतिवादी, फिर प्रयोगवाद 42 से प्रयोगवाद स्टार्ट हो जाता है, और ये 50 तक रहता है, और उसके 50 से आप देखेंगे आपकी नई कविता, नई कविता के रूप में है। तो किस रूप में दिया नई कविता, 50 के बाद का जो गहन भाव, इसको वो कर लो स्टार लगा, तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, जो गहन भाव सीधे भाषा सीधे छंद में नहीं चाहता है वो धोखेबाज है, ठीक है। ऐसा जो है किस पंक्ति में किसने कहा है, ठीक है। मुक्त छंद के प्रणेता किसे कहा जाता है, निराला जी को, तो ये निराला जी ने बोला। हम दीवानों की हस्ती है आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये कविता 8th क्लास में आपके भगवत वर्मा जी की है, बहुत ही अच्छी कविता है। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। लेकिन मस्त मौला रहना चाहिए हमें, हमेशा प्रसन्नचित होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, खुशियां बांटते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो इस तरीके से मस्त रहें, खुश रहें, तैयारी करते रहें, सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपकमिंग आने वाली वीडियो मिल सकें और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। थैंक यू, मिलते हैं